वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर एकदम भयानक कीवर्ड बना हुआ है, चर्चा है, कल वो आखिरकार संसद में पेश होगा करीब 12 बजे और 8 घंटे तक इस पर बहस होगी, ये बात तय कर दी गई है। हालांकि 8 घंटे की बात से विपक्ष खुश नहीं है। उसने कहा है कि 12 घंटे कम से कम बहस होनी चाहिए थी इस मसले पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा है कि बहस का वक्त और बढ़ सकता है, चर्चा शुरू तो होने दीजिए। अब इसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से सरकार इसको पास करा पाएगी। तो इस वीडियो पर यही सारे सवाल कि संसद में कल क्या होने वाला है, सरकार की क्या स्थिति है, विपक्ष क्या बोल रहा है, खास तौर पर जो सरकार की सहयोगी पार्टियां हैं जो सरकार चलाने में मदद कर रही हैं जैसे कि टीडीपी, जेडीयू, उनका क्या स्टैंड है, मुस्लिमों की आखिर नाराजगी क्या है इस बिल को लेकर, सभी मसलों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। तो पंकज जी, सबसे पहले तो इसी मसले पर बात करते हैं भाई, ये संसद में कल क्या होने वाला है। 8 घंटे की बहस तय की गई है, समय तय किया गया है और बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप भी जारी कर दिया है। यानी कि ये भी समझ में आ रहा है कि कल वोटिंग की स्थिति भी आएगी इस बिल को लेकर। अब वोटिंग की स्थिति आएगी तो ये भी पूछा जाएगा भाई कि नंबर गेम क्या है, क्या विपक्ष के विरोध के बावजूद जो सहयोगी है वो साथ देंगे कि नहीं देंगे, बिल का क्या हाल होने वाला है। तो सबसे पहले संसद के बारे में बताइए कल क्या होने वाला है। देखिए, आपको ये बताएं कि जिस तरीके से 8 अगस्त 2024 को ये बिल पेश किया गया था और उसके बाद काफ़ी हो हल्ला के बाद जेपीसी में भेजा गया था, तो जेपीसी में भेजे जाने की वजह ये है कि बीजेपी के साथ जो घटक दल हैं, जो एलाइज हैं, उनके अंदर इस तरह की भावना है कि उन्हें जो मुसलमान वोट करते हैं उनके बीच ये मैसेज ना चला जाए कि टीडीपी या जेडीयू ने मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया। तो दरअसल आपको ये बताएं कि ये दोनों पार्टी ये जताने में लगी हुई है कि नहीं, हम मुस्लिम्स के लिए कंसर्न है, हम उनके हितों की रक्षा हमने हमेशा की है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जेडीयू के तरफ से ये बात उठी कि ये कोई रिलीजियस चीजों में दखल अंदाजी नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जिसमें संशोधन पहले भी हो चुका है, 2013 में भी हो चुका है, और अब जो संशोधन किया जा रहा है वो भी इसको बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता आए, इसका डिजिटाइजेशन हो सके, जो गरीब लोग हैं, मुसलमान हैं, उनकी मदद की जा सके, और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो इस रफ्तार से बढ़ रही हैं उसके जो विवाद हैं उसको सुलझाया जा सके। सबसे पहले आपको यह बताएं कि दरअसल वक्फ को लेकर के क्या चर्चा है। तो कहा यह जाता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अब अपील करने की प्रक्रिया होगी। ये चेंजेस हैं, जो चेंजेस हैं, जी हाँ, जो बड़े आपको बड़े चेंजेस हैं। उसके बाद नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रिवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। तो यह समझिए कि कोर्ट का दरवाजा खुला रहेगा। पहले यह कहा जाता था कि रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। जो वक्फ तो वो, जी हाँ, और वो भी ट्रिब्यूनल कौन सा होगा, तो वक्फ का ट्रिब्यूनल होगा। अब वक्फ के ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम फैसला माना जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हम हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं, रिवेन्यू कोर्ट में दे सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी दे सकते हैं। देखिए, फिर एक प्रावधान क्या है, अभी तक सिस्टम क्या है, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। अब जो बात आ रही है वो ये कही जा रही है कि किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। इस तरह की बातें सामने आ रही है। अब बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, अभी था। अब यह कहा जा रहा है कि बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। देखिए, सवाल यह है कि ये तो ऐसी बातें हैं
जो मीडिया में आई हैं, पर दरअसल जब कल बिल पेश किया जाएगा तब मूल रूप से बिल की कॉपी क्या है, प्रति क्या है, वो सामने आएगी और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो पिछड़े मुसलमान हैं और ये वक्फ का जो रख रखाव है, कुछ लोगों के हाथ में इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि देश की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ के पास है और जो उससे कमाई है उस संपत्ति के मुताबिक ना के बराबर है। तो क्या वो डेवलपमेंट के काम में आ रहा है? क्या वो किसी की प्रॉपर्टी का अवैध अतिक्रमण कर रहा है? क्या लोग इस लोकतांत्रिक देश में उसके खिलाफ कोर्ट जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के बीच में एक घूमते रहते हैं। अब देखिए, बीजेपी ने इस पर चोट करने का प्रयास किया। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी? तो अब आइए आंकड़े को समझते हैं। आंकड़े को समझने के लिए अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 272 मेजॉरिटी के लिए चाहिए। बिल्कुल। तो क्या बीजेपी और एलाइज के पास 272 है क्या? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी और एलाइज के पास तो है, मैं वही बता रहा हूं, बीजेपी के पास नहीं है। देखिए, अकेले बीजेपी के पास सिर्फ 240 है, पर एलाइज में दो इंपॉर्टेंट एलाइज जेडीयू और टीडीपी है। जेडीयू और टीडीपी क्या करेगी इसको लेकर के अभी भी शक बना हुआ है। देखिए, जेडीयू के दो नेता मिले हैं जाके, अमित शाह से संजय झा मिले हैं, ललन सिंह मिले और टीडीपी के बारे में कहा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, दो नेता तो मिले हैं लेकिन जेडीयू में ही दो फाड़ है। कल गुलाम गौस लालू प्रसाद से मिल लिए थे, तो क्या नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो कहा यह जा रहा है कि जेडीयू को कई चीजों पर आपत्तियां हैं, तो वो क्या उन आपत्तियों को एड्रेस किया गया है? ये भी बड़ी बात है, क्योंकि जो जेडीयू के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जेडीयू ने जो कंसर्न दिखाया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस कंसर्न को एड्रेस किया गया होगा जेपीसी में। यह बात कही जा रही है जेडीयू के तरफ से। अभी अभी खबर आ रही है कि टीडीपी ने पेंच फंसा दिया। सवाल ये उठता है, देखिए सौरभ, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें कहने के लिए कुछ और होती हैं, पर्दे के पीछे पॉलिटिक्स में कुछ और होता है। अगर इन दोनों पार्टी को लगता भी है कि हाँ ठीक है, हमें इतना % वोट अमुक जाति का मिलता है और ये देश के इंटरेस्ट में है, लेकिन मेरा वोट % कम होगा, अगर इस तरह की बात लगती है तो निश्चित तौर पर उसके एवज में ये क्या केंद्र से मांगेंगे अपने राज्य के लिए। जी हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको कहा ना कि बिहाइंड द सीन क्या खेल चल रहा होगा, किस तरह का बार्गेन किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सर्वविदित है कि चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्ड बार्गेनर और वो ऐसे वक्त पे चूल टाइट करते हैं जो उनके स्किल का लोग लोहा मानते हैं। ये बात और है कि बीच में कई ऐसा समय आया जब वो काफी कमजोर दिखे, लेकिन एक बार फिर से ऐसा समय आया जब उनके समर्थन से सरकार चल रही। ऐसे में सवाल उठता है कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, तो उन पर सबकी नजरें हैं। सवाल ये उठता है जेडीयू क्या करेगी, जेडीयू पर सबकी नजरें हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो अभी एनडीए में 293 मेंबर हैं। 293 में आप 16 टीडीपी और 12 जेडीयू, 28 आप हटा दें तो कितने बचते हैं? अगर 293 में आप 28 घटाते हैं तो 265 बचता है मेरे ख्याल से। 265 नहीं, या 275 जी, हाँ 294 हैं फिलहाल, 294 हैं। तो अगर आप उसको घटा दें, अब सवाल ये उठता है कि 72 चाहिए तो 6 कहां से आएगा? ये इस तरह से भी आप देख लीजिए। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य हैं, निर्दलीय हैं, जो किधर भी नहीं है, ना वो एनडीए में है ना वो इंडिया में है। अब आप देख लीजिए, चंद्रशेखर है आजाद पार्टी के, वो किधर भी नहीं है। आप देख लीजिए हरसिमरत कौर, वो किधर भी नहीं है। तो ऐसे कई सारी पार्टी के लोग हैं जो एनडीए को सपोर्ट कर सकते हैं। क्या उनका रोल क्या होगा, ये बहुत अहम है। अब आ जाइए आप राज्यसभा में। राज्यसभा में इनको 121 चाहिए, बीजेपी के
पास खुद 119 चाहिए सर। 119 चाहिए, जी हाँ 119 चाहिए। अब सवाल उठता है 119 चाहिए तो क्या 119 की संख्या ये पूरी कर पाएंगे? तो मेरी जानकारी में इनके पास 121 है, समझ गए, 95 इनके हैं, फिर एनडीए एलाइज के हैं, फिर 6 नॉमिनेटेड हैं। जी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये 121 का आंकड़ा पहुंच जाता है। तो अगर एनडीए के एलाइज सपोर्ट करते हैं तो बात बन जाती है, नहीं सपोर्ट करते तो मामला फंसता हुआ दिखाई पड़ता है। जी। लेकिन उस सूरत में भी बिल पास हो सकता है अगर जो कुछ इंडिपेंडेंट हैं या कुछ ऐसी पार्टियां हैं, जैसे आप YSRCP जो नायडू की विरोधी पार्टी है, जी। वो किसी भी तरफ नहीं है। आप ये देख लीजिए नवीन पटनायक, उनकी पार्टी किधर भी नहीं है। आप देख लीजिए बादल, उनकी पार्टी किधर भी नहीं है। तो सवाल यह है कि इस तरह की पार्टियां कैसा रवैया अपनाएंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे AIMIM भी किसी तरफ नहीं है, लेकिन वो तो निश्चित तौर पर विरोध करेंगे। उनके नेता का बयान जी दिया हाँ, कि वो जी। साहब का बयान तो मैं बयान बता देता हूं एक बार। उन्होंने बोला है कि वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बर्बाद बिल उन्होंने कहा है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का एकमात्र मकसद मुसलमानों से नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना है। और इन्होंने एक तरीके से चंद्रबाबू नायडू से भी अपील की कि उन्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए कि वो क्या करवाना चाहते हैं। और इस बीच देखिए खबर भी है कि टीडीपी ने थोड़ा सा पेच फंसाया है। अभी तक उन्होंने टीडीपी ने अंतिम फैसला नहीं लिया है इस बिल को लेकर कि वो किस साइड जाएंगे और किधर की तरफ वोट करेंगे। जैसा कि पंकज जी बता भी रहे थे कि अभी अंतिम जो डील पर्दे के पीछे चल रही लग रहा है वो फाइनल नहीं हुई है। क्यों पंकज जी? देखिए मैं वही कह रहा हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी क्या आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से आगे बढ़ करके भी सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। हमने हर कानून में संशोधन लाया है समय के हिसाब से, तो क्या इस कानून में संशोधन नहीं आना चाहिए? मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूं कि किसी एक धर्म के खिलाफ आप इस तरह की बात करें, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसमें अगर कुछ इस तरह की बात है, जो संशोधन 1954 में वक्फ एक्ट बना था, वक्फ एक्ट में कई बार संशोधन हुए, 2013 में हुए हैं, तो अभी क्यों नहीं होना चाहिए? अब आप बताइए पार्लियामेंट किसका है, उस पर सवाल उठने लगे तो क्या करिएगा? कुंभ जहां हो रहा है उसको कहा जाए कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो इसका फैसला कहाँ होगा? तो ऐसे इतने विवादित जगह हैं, और आप हैरान हो जाएंगे यूपी सरकार ने जो आंकड़े रखे हैं कि जो वक्फ की संपत्ति बताई जाती है उसमें से 70-80% तो हमारी जमीन है, सरकारी जमीन है। इसका फैसला कौन करेगा? क्योंकि वक्फ को जितनी ताकत दी गई है, क्या एक लोकतांत्रिक देश में वक्फ के पास इतनी ताकत होनी चाहिए? क्या जो वक्फ बिल है उसमें अगर संशोधन कर उसका प्रॉपर उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, डिजिटाइजेशन किया जाए और गरीबों के फायदे के लिए किया जाए, देश की सेवा के लिए हो, तो इसमें बुराई क्या है? सवाल ये उठता है। लेकिन देखिए इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, वोट बैंक है। जिस तरीके से लगातार ये धमकी दी जा रही है कि मुसलमान एक समाज सड़क पर उतर जाएगा। आपने ईद के दरमियान देखा, लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे तो हाथ में उन्होंने काली पट्टी बांध रखी थी। सवाल ये उठता है कि कल जो मूल कॉपी बांटी जाएगी, अगर उससे किसी समाज का नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि फायदा हो रहा है, तो क्या मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में लोगों को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके बात नहीं करना चाहिए। कब तक आप बहकाते रहेंगे? तो इस तरह के कई दलील हैं जो बीजेपी के तरफ से भी दिया जा रहा है कि आखिरकार करना क्या है। पर कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि ये देश की राजनीति का दशा और दिशा दोनों तय करेगा। इस बात को आप जान लीजिए। बिल्कुल बहस भी सुनने वाली होगी। साथ ही जो जेपीसी के जो हेड कर रहे हैं जगदम्बिका पाल, उनकी तरफ से जो बातें लगातार कही जा रही कि भाई आपको वेट करना चाहिए कि जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट है उसमें क्या कुछ है उसको देख लीजिए, उसके बाद ही विरोध करिए। और इस बीच विपक्ष के तमाम नेता हैं जिनके बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है कि भाजपा का हर फैसला वोट के लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है। भाजपा पूरा नियंत्रण चाहती है। प्रशासन के गलत फैसले के कारण भारत की संस्कृति और भाईचारे के खिलाफ खाई पैदा की गई है। वो कहते थे कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। क्या भाजपा ईद पर
किट बांटकर तुष्टीकरण नहीं कर रही, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया, ये बिल सिर्फ एक धर्म को निशाना बना रहा है, वक्फ को टारगेट करना दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे सांसद इसका विरोध करेंगे। तो विपक्ष का देखिए एक तरीके से स्टैंड पूरा क्लियर है, सरकार का स्टैंड भी क्लियर है, सरकार के सहयोगियों का स्टैंड भी पूरी तरीके से क्लियर होना बाकी है। मुस्लिम जनता जो है वो ज़्यादातर इसके विरोध में है, कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है ये साफ तौर पर। और चेतावनी भी चाहे ओवैसी हों चाहे तमाम और मुस्लिम लीडर्स हों, उनकी तरफ से दी गई है कि अगर उनकी बातें या उनके सुझाव नहीं सुने जाएंगे या नहीं सुने गए, इस जो कल फाइनल ड्राफ्ट आने वाला है, तो वो उसका विरोध करेंगे। तो कैसे सरकार आपको लगता है मैनेज करेगी इन सब चीज़ों को? देखिए वही है ना, फ्लोर मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी नीयत कितनी भी सही हो, पर सवाल ये है कि अगर आपके पास स्पष्ट जनादेश नहीं होगा, स्पष्ट संख्या नहीं होगा, फ्लोर ऑफ हाउस में आपके साथ नंबर्स नहीं होंगे, तो आप इस बिल में संशोधन कैसे कर पाएंगे? बड़ा सवाल ये भी है ना। बीजेपी हर तरीके से ये प्रयास कर रही है कि जस्टिस सच्चर आयोग और रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दे रही है बीजेपी, और कह रही है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों जरूरी है। दरअसल आप देखिए, किसी भी जिले में वक्फ की संपत्ति है या नहीं है, ये अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करता है तो इसमें बुराई क्या है? डीएम तो एक सरकारी अधिकारी होता है, आप बाकी कानून के लिए तो उसके पास जाते हैं। क्यों इस तरह की बात है कि हमारे कानून में कोई दूसरा? अरे दूसरा क्या, वो आपका सरकारी अधिकारी है। एक जिले का डीएम सर्वे सर्वा होता है और उसके पास तमाम तरह की ताकतें होती हैं। वो अगर तय करता है कि कौन सी जमीन वक्फ की है, वाकई दान दी गई है, तो इसमें बुराई क्या है? आप कई आंकड़े देख लें तो आप उससे ये पाएंगे कि जिस तरीके से रेलवे की जमीन आप देख लीजिए, या रेलवे की जमीन सबसे ज्यादा किसके पास है, आप हैरान हो जाएंगे। रेलवे की जमीन के बाद अगर वो कहते हैं ना कि जमीन किसके पास है, तो आप हैरान हो जाएंगे। तो कई तरह की चल और अचल संपत्तियों का जब ब्यौरा दिया जाता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे भाई, डिफेंस के बाद इनके पास ज्यादा संपत्तियां हैं। तो आखिरकार उसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए, उसकी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कल का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 293 मेंबर फिलहाल एनडीए में दिखाई पड़ते हैं। एनडीए क्या 293 का नंबर लोकसभा में साथ रख पाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, 121 सदस्य राज्यसभा में दिखाई पड़ते हैं, क्या 121 सदस्यों को साथ रख पाती है एनडीए? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, और कल के उस पे फैसला हो पाएगा कि आखिरकार टीडीपी और जेडीयू ने जो फैसला किया है वो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी एक मैसेज आया पिछले दिनों, आपने देखा चंद्रा बाबू नायडू इफ्तार में शामिल होते हैं और किस तरह का बयान देते हैं। नीतीश कुमार जेपीसी के लिए कैसे दबाव बनाते हैं, क्योंकि मुस्लिम संगठन के लोग नीतीश कुमार से मिलते हैं और उसके बाद जेपीसी के लिए दबाव बनाया जाता है। जेपीसी में बातें रखी जाती हैं, कई सारी मीटिंग्स होती हैं। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि हमने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, हमने जो बातों को समावेश किया, आप उसको पढ़ लीजिए। ये किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, ये देश हित में है, और ऐसा संशोधन करके हम आम मुसलमान की जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं, और तभी राष्ट्र जो है आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैंने आपको कहा कि जस्टिस सच्चर, रहमान खान, जो उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, उसका हवाला बार बार बीजेपी दे रही है। बिल्कुल, लगातार सरकार की तरफ से उनके बयान आ रहे हैं, और जैसा कि पंकज जी ने कहा कि कल का फ्लोर मैनेजमेंट खासतौर पर जो सरकार की तरफ से होने वाला है, उस पर सबकी नज़र रहेगी। योगी आदित्यनाथ का भी इस पूरे मसले पर बयान आया, उन्होंने कहा है हर अच्छे काम का विरोध होता है। इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हंगामा हो रहा है। जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का भी कोई कल्याण किया है? वक्फ सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जे का माध्यम बन गया है। तो एक तरफ विपक्ष है जिसके अपने बयान आपको हमने बताए, एक तरफ सरकार है और सरकार का मैनेजमेंट है जो कल देखने वाला होगा। और पूरे देश की नज़र कल संसद मुझे लगता है रहने वाली, क्योंकि 8 घंटे लंबी बहस चलनी है, जो कि इस समय मुकर्रर हुआ है। हालांकि इस बहस का समय और आगे खींचा जा सकता है, तो बहस का हल क्या निकलेगा, और अगर वोटिंग की नौबत आती है तो वोटिंग किस
साइड जाती है और कौन सा पक्ष इस बिल को पास करा पाता है, नहीं करा पाता, हमारी नज़र रहेगी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपका क्या सोचना है? ये जो वक्फ संशोधन बिल है, इस पर जो बहस चल रही है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी जो अपडेट आएगा कल आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।